पॉलिटिक्स, क्रिकेट और बॉलीवुड तीन ऐसी चीजें जिसपे इंडिया के हर आदमी की एक राय है। दादा, आपके कई किरदार हैं जो लोगों के जहन में एक छाप बन के रह गए। एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप पैदा होते ही करते हो। सेट पे किस तरीके का माहौल होता है अक्सर शूटिंग के सेट पे जब एक बड़ा स्टार होता है? द टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सेट, आप मानते हैं कहीं ना कहीं ओटीटी आने के बाद से कुछ माइनस है कुछ प्लस भी है? अब आज की तारीख में ओटीटी अप्रूवल लेना ही अपने आप में एक या आ काफी। गया। एक एक्टर और एक स्टार में क्या अंतर होता है? आपने एक स्टार्स के संग भी काम किया है। स्टार्स बेसिकली एक मेंटेनेंस है। अगर आप वो मेंटेनेंस में है तो आप स्टार है। वो बहुत बड़ा खर्चा है। नेटफ्लिक्स की अगर आप मेजर सीरीज उठाइए, सबसे बढ़िया सीरीज उसमें आप हैं। मतलब नेटफ्लिक्स आपको एज ए एक्टर पसंद कर रहा है। अमेजोन की आप सबसे बेस्ट सीरीज उठाइए, उसमें आप हैं। अमेजोन भी आपको पसंद कर रहा है। इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए दिल से सोचना चाहिए या दिमाग से? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन विद ईशान। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, दिवेंदु भट्टाचार्य सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ईशान। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये इंडस्ट्री क्या है? लोग अक्सर बात करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, हर कोई बात करता है और हर किसी के पास एक ओपिनियन है। आप बताइए ये इंडस्ट्री क्या है? ये इंडस्ट्री क्या है? ये इंडस्ट्री बहुत कुछ है। मतलब इस इंडस्ट्री को एक परिभाषा नहीं दी जा सकती है। इस इंडस्ट्री को एक बहुत ही पहले ज़माने में जो बहुत सारे मतलब चाचा ताया मामा भाई सब मिलके एक फैमिलीज चलाते थे। तो वैसे भी कभी कभार लगता है कि इस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा परिवार है। ये इंडस्ट्री एक फ्रेटर्निटी ऑफ कोर्स है। और ये इंडस्ट्री बहुत एक लोगों के जो सपने हैं उसको साकार करने की एक जगह भी है। और ऑफ कोर्स मतलब दोस्त, त्रुटि, अच्छाई, बुराई, भलाई, प्यार, मोहब्बत, सारी चीज़ों को लेकर एक परिवार होता है। सो इंडस्ट्री एक उस तरीके से एक परिवार है, एक वर्ल्ड है, एक फ्रेटर्निटी है। सो एक जगह है जहाँ हम काम करते हैं और लोगों से मिलते हैं, उन्हीं लोगों से बतियाते हैं, उन्हीं लोगों से नाराज़ भी होते हैं और उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना भी होता है। सो एक्चुअली देखा जाए तो इंडस्ट्री बहुत कुछ है। सब कुछ तो नहीं कहूँगा क्योंकि इस इंडस्ट्री के बाहर भी एक दुनिया है। जैसे आपके खुद के परिवार भी है और आपके जो इंडस्ट्री के बाहर के बचपन के दोस्त है, परिजन है, भाई बंधु है, जो टीचर्स है, वो भी एक दुनिया है। तो मतलब इंडस्ट्री बहुत कुछ है, सब कुछ तो नहीं है। सो एक वो भी एक थॉट है। बट इंडस्ट्री तो एक मतलब और इसकी इंडस्ट्री, हाँ इंडस्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक अगर इसको अगर शिल्प माना जाए, मतलब इसको अगर मतलब तो फिर लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा कुछ मतलब इंडस्ट्री क्या नहीं, मतलब अजीब सा लगता है कभी कभार इंडस्ट्री या फिर ये सब ये टॉलीवुड वगैरह टर्म एक्चुअली बेंसिम एक, हाँ एक फिल्म फ्रेटर्निटी है एक्चुअली बेसिकली, जहाँ सब लोग मिलकर काम करते हैं। देबू दादा, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अ, एक पॉलिटिक्स, क्रिकेट और बॉलीवुड, ये तीन ऐसी चीजें जिसपे इंडिया के हर आदमी की एक राय है और हर आदमी ये शो करता है वो इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझता है। मुझे इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री में, लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं समझ पाया। मैं सोचा शायद आप कुछ समझ गए हो, लेकिन आपके भी जवाब से मुझे समझ में आया कि इस इंडस्ट्री को समझना अभी नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता समझने समझने को बहुत कुछ है। मतलब क्या है ना कि इंडस्ट्री जिंदगी का ही तो एक पार्ट है ना। बिल्कुल। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब जिंदगी के बाहर की चीज़ है। बिल्कुल। सो जैसी जिंदगी है वैसी इंडस्ट्री है, वैसी लोग है। उन लोग कुछ लोगों के साथ आप काम करते, कुछ लोगों के साथ आप काम नहीं करते और उन्हीं से आप मिलते जुलते भी है, उठना बैठना भी है। तो उन्हीं से ही नाराज़गी होती है, उन्हीं से अच्छाई होती है, बुराई होती है, भलाई होती है, दोस्ती होती है। तो इसमें ज़्यादा समझने का कुछ है नहीं। मतलब इस इंडस्ट्री में बस मतलब काम करते रहना चाहिए बिकॉज यही हमारा
वो इसीलिए अगर काम नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री में अब रहेंगे नहीं, अब इंडस्ट्री के पार्ट भी नहीं कहलाएंगे। बिल्कुल। सो काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल। दादा, आपके कई किरदार हैं जो लोगों के जहन में एक छाप बन के रह गए। कई बार होता है कि आदमी मेल लीड नहीं कर रहा है बट एज ए करेक्टर रोल भी आदमी के दिल में छप जाते हैं। उसमें से एक आप एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी चीज़ें लोगों के दिल पे छप गई है। बहुत गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा, लेकिन कोई एक किरदार जो आपके दिल पे छपा हो, जो आपको लगता है यार ये मेरा सबसे प्यारा किरदार मैंने निभाया है। ये सवाल अक्सर बहुत लोग करते हैं कि आप मतलब आप कौन सा ऐसा किरदार है जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हो, आप बहुत प्यार करते हो। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बताता हूँ, मैं हर किसी को भी बताता हूँ कि ऐसा बहुत कम होता है मेरे साथ कि मुझे पर्सनली कोई किरदार बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत पसंदीदा किरदार है। मतलब क्योंकि हर एक किरदार में आप जब परफॉर्म करते हैं, जब आप अभिनय करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी की, ज़ाती ज़िंदगी की कुछ ना कुछ चीज़ है जो आपके अंदर की चीज़ है कि अब एक कहते हैं ना कि पत्थर को आप घिसते रहो, वो एक दिन ना एक दिन वो छोटा ही होता रहेगा। वो तो ये बहुत कुछ निकल भी जाता है बहुत। तो हर एक किरदार में, चाहे वो छोटा किरदार हो, बड़ा किरदार हो, तो हर एक किरदार में कुछ ना कुछ आपका अंश जाता ही रहता है, आपके अंदर का कुछ अंश, आपके आप चीज़ों से रिलेट करते हो, ऐसी खतरनाक चीज़ों से आप रिलेट करते हो जो चीज़ आप ज़ाती ज़िंदगी में आप कर ही नहीं सकते हो, तो लेकिन आपको किरदार में वो करना पड़ रहा है। तो ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन अब जो किरदार बहुत चर्चित है, जो किरदार मतलब बहुत पसंदीदा है, जो किरदार लोगों को अच्छा लग गया, तो ऑफ कोर्स वो किरदार प्यारे किरदार है, तो मुझे भी अच्छे लगते हैं कि यार चलो ये किरदार क्लिक कर गया, लोगों को अच्छी लगी और ये फिल्म भी अच्छी बन गई और सीरीज़ भी अच्छी बन गई। वैसे डीएसपी घोष है, या फिर अपना देवदी में चुन्नी है, तो इवन इफ बीए पास में अपना जॉनी है, सो दंदनादन गोल में देवाशीष है। सो ये सारे किरदार मतलब अगर देखिए कि अपना लायक है, अपना क्रिमिनल जस्टिस सीजन 1 में, इवन रॉकेट बॉयज़ में हो, अगर मेहंदी रजा हो, सो ये सारे किरदार एक कुछ ना कुछ और या भी एक छोटा किरदार हो, या फिर रे की एंथोलॉजी में अगर पीर बाबा का किरदार, करेक्ट, तो वो एक बहुत ही छोटा सा कैरेक्टर है, 3 सीन है पूरे सीरीज में, तो लेकिन वो इतना पावरफुल है, इतना पर्टिनेंट है, इतना अच्छा वो इतना पर्टिनेंट सवाल पूछता है वो किरदार, वो एक्चुअली वो कहानी की बुनियादी वही है। मतलब तो वो लोगों को याद रह जाता है कि कभी कभार ऐसे छोटा कैरेक्टर हो भी तो उसमें से आप बहुत कुछ निकालने की कोशिश करते हो, निकालते हो, बिकॉज वही आपका काम है। आपका क्राफ्ट ही तो आपके लिए सब कुछ है, बाकी आप डायरेक्शन के साथ चलते हो, डायरेक्टर के साथ चलते हो, लेकिन चलते किस चीज़ के साथ हो? आप ही के क्राफ्ट के साथ हो, आप ही की सारी चीज़ों के साथ हो। जैसे तुमने अभी कहा है कि पॉलिटिक्स, खेल, सिनेमा, सो ये हर कोई देख रहे हैं। ये इन सारी चीज़ों में सब पब्लिक फिगर हो जाते हैं। मतलब यू नो कि व्हेन यू डू समथिंग फॉर योर नेशन, या यू डू समथिंग फॉर योर कंट्री, एंड व्हेन यू डू समथिंग फॉर योर कंट्रीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सो एवरीबडी इज लुकिंग एट यू। मतलब क्योंकि उनका तो एंटरटेनमेंट ही है, क्योंकि आज की तारीख में पॉलिटिक्स भी एक एंटरटेनमेंट है। Yeah, of course. बिल्कुल सही Yeah, बात of है। course. Politics is also an entertaining thing. खेलकूद भी जैसा ही है। लोग आपको खबर देखने में मजा क्यों आता है? और लेकिन ये जाहिर सी बात है, जो कोई भी न्यूज़ चैनल वो खबर के कोई भी न्यूज़ है उसके साथ पल्प क्यों बनाते हैं उसको पल्प ही क्यों बनाते हैं, उसके अंदर कहानी क्यों बुनते हैं? तो बिकॉज न्यूज़ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट। Now news has become a part of entertainment, but Now actually news was never an entertainment part. हाँ, बट धीरे धीरे वो टैबलॉइड तो बहुत पहले से बनना शुरू हो गया था। न्यूज़ का टैबलॉइड, वॉयरिज्म, कि दूसरों की जिंदगी में झांक के उनकी कहानी निकाल के लेके आओ, ये तो बहुत पहले से शुरू हुआ। मतलब ये आज की कहानी नहीं है। करेक्ट। आज जाके और भी ज्यादा एंटरटेनिंग होने लगा है, बिकॉज आपके पास तो दिन भर ये मल्टीप्लेक्स है ना आपके हाथ में।
बिल्कुल सही। तो सुबह से लेकर शाम तक आपके पास रील्स भी आते, आपके पॉलिटिकल व्यूज़ के फॉर्म में भी रील्स आते हैं, आपके पॉलिटिकल व्यूज़ के अगेंस्ट में भी रील्स आते हैं। बिल्कुल, आप दोनों ही देखते हो। बिल्कुल। तो अब जब दोनों ही देखते हो तो आपको घुमा फिरा के वो देखने में भी मज़ा आता है। इट्स वेरी एंटरटेनिंग यार, वेरी ऑफ ट्रू। कोर्स। पर इसको डिनाई करने की जगह ही नहीं है आज की तारीख में। हुँ। दादा एक चीज़ बताइए, आज की तारीख में यंगस्टर्स के लिए एक्टिंग परस्यू करना एज़ अ करियर इट्स स्टिल ईज़ी, इट्स स्टिल कन्विंसिंग फॉर देयर पेरेंट्स कि मेरे बच्चे करना चाहते हैं। आपके टाइम पे वाज़ इट दैट ईज़ी? फॉर यू वाज़ इट दैट ईज़ी? ईज़ी नहीं, मतलब चक्कर क्या है ना कि फ्रैंकली स्पीकिंग ये आज कल आज 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 के बच्चे नहीं समझेंगे, और आज की जनरेशन के लिए मतलब मैं अगर आई डोंट नो, मतलब मैं अपनी जनरेशन अपने टाइम की बात कर सकता हूँ कि आई वाज नेवर वाज अ करियर ओरिएंटेड गाय। सो मुझे पता ही नहीं था कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है। इवन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो मुझे आना था, हुँ, मैं पढ़ने के लिए आ गया वहाँ तक, मेरा एक एक था कि मैं तो मुझे इधर जाना है, इधर जाके पढ़ाई करनी है। हुँ, उसके बाद भी, वो निकलने के बाद भी ऐसा मेरे 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 पास कोई विज़न नहीं था कि मुझे अभी और थिएटर करना है, नहीं करना है, ये करना है। मैं जो आता रहा, जैसा चलता रहा, वैसे ही मैं भी चलता रहा, मतलब नो ज़िंदगी के साथ। तो मैं मेरे टाइम की बात कर सकता हूँ कि जब मैं वो एक होता है ना, एक हमारे टाइम के यंग जनरेशन में एक जो थोड़ा-सा कल्चरल बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे होते हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली हम लोग थिएटर करते थे, मतलब उन लोग की थिएटर एक ग्रुप थिएटर एक बहुत बड़ा-सा एलिमेंट है हमारे कलकत्ता के आर्ट सोसाइटी में, कि थिएटर हुँ, एवरीबॉडी इज़ समहाउ रिलेटेड टू अ ग्रुप थिएटर, और अपना ग्रुप बना के प्ले करेक्ट। उठा के रंगमंच करे जा रहे हैं। हुँ, तो उस टाइम, हमारे टाइम में कलकत्ता में आई थिंक 8000 ग्रुप्स थे, थिएटर ग्रुप्स थे। तो उनमें से 2-3 ग्रुप में तो मैं काम करता था। एक ग्रुप में जाके मैं हाज़िरी लगाता था कि कुछ सीखने को मिल जाए, बटोरता था। एक ग्रुप में मैं कुछ डायरेक्शन करता था, 2 ग्रुप में मैं एक्टिंग करता था। और मुझे उस टाइम जितने भी अपना अवार्ड्स होते थे, अपना जो कॉम्पिटिशन्स के अवार्ड होते, बेस्ट एक्टर अवार्ड, सारे मेरे को मिलते थे। तो वो वैलिडेशन आना शुरू हुआ मेरे लाइफ में उस टाइम, कि हुँ, कि मुझे लगा कि यार मैं कुछ सही दिशा में जा रहा एक हूँ। चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, हुँ, जिसमें मैं अच्छा हूँ। हुँ, मतलब मुझे दिशा-विशा नहीं मालूम कि हुँ, कहाँ कौन-सी दिशा में मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत खेल-कूद में माहिर था, मुझे बहुत अच्छा लगता था स्पोर्ट्स। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद स्पोर्ट्स आप और नहीं खेल पा रहे, 19 साल के बाद आप, तब तक अगर आपने स्पोर्ट्स में कहीं क्लिक नहीं कर पाया, तो आगे जाके क्या क्लिक करोगे? हुँ, मतलब एंड ऑफ द डे आपको एक बहुत मुश्किल से शायद एक नौकरी मिल जाएगी स्पोर्ट्स कोटा में। स्पोर्ट्स कोटा में। इसके आगे कुछ नहीं है। तो साथ ही साथ थिएटर भी चल रहा था, बिकॉज़ मैं 10th एग्ज़ाम 10th के बाद ही अपना थिएटर शुरू हो गया था। सो स्ट्रीट थिएटर करते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे। तो एक तो कोई दिशा नहीं थी ऐसा, कोई ऐसे के नुक्कड़ नाटक करने का एक अलग ही हाँ, मज़ा बहुत है ना? अलग मज़ा है उसमें। हम पॉलिटिकल व्यूज़ के साथ भी करते थे, बिकॉज़ वो कभी-कभार बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एफ़िलिएटेड भी नाटक होते थे। हाँ, फिर आप सफदरगंज। सफदर हाशमी के निधन के टाइम, जब उनका अच्छा, निधन हो गया था, हाँ, तो उनका एक जन्म नाट्य मंच था, तो उनके निधन का दिन जो था, वो हम फिर नेशनल स्ट्रीट थिएटर डे के हिसाब से हम पालने लगे। तो उस दिन भी हम ऐसे बहुत सारे प्लेस करते थे। मतलब मुझे याद है, मेरा मतलब 15-20 मिनट का प्ले होता था, तो एक बार दिन में 12 शोज़ किए थे हमने, बाप रे! 12 और शोज़। 12 शोज़ और डिफरेंट डिफरेंट जगह में जाके। सो ट्रैवल एक जगह में ये करके उतर के फिर वहाँ शो किया, लोग इकट्ठे हो गए, फिर ट्रैवल किया। सो इस तरीके से हम करते थे। तो इसलिए कोई दिशा-विशा तो ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे मेरे करियर बनाना है, क्या है। तो करियर तो आगे जाके बना, एनएसडी करने के बाद फिर मेरे को पता चला कि ठीक है, एक ऑप्शन है कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेperटरी में काम कर सकता हूँ एज़ अ, और मुझे सैलरी भी मिलेगी। हुँ, वहाँ से मेरा चालू हुआ एक्चुअली दिशा, कि चलो फिर इसके मतलब मैं एक्टिंग से पैसा कमा सकता हूँ। हुँ, सो तब से मैं चालू हुआ। उसके बाद तो मैं मुंबई आ गया, फिर जद्दोजहद, वो शुरुआत के दिन, फिर थोड़ा-थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ,
ऑन एंड ऑफ, फ्रैगमेंटेड। फिर लोग थोड़ा बहुत जानने लगे कि मतलब वो एक चीज़ है कि जो बाय बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि मुझे ऐसे फिल्में मिले, चाहे वो छोटा हो और वो छोटा रोल हो, बड़ा रोल हो, इन बिटवीन हो, कहीं भी हो, मतलब लेकिन अगर रेट्रोस्पेक्ट में देखा जाए वो सारे बड़ी 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 फिल्में हैं। मतलब वो इंडस्ट्री में अगर देखा जाए कि जो कल्ट फिल्म जिनको लोग देखना पसंद करेंगे बार बार, बिल्कुल उन सारी फिल्मों में मतलब कहीं ना कहीं मतलब मेरा नाम उनके साथ जुड़ गया था। जैसे कि मकबूल हो, राइजिंग हो, मुगल पांडे राइजिंग हो, अब तक 56 हो, बीए पास हो, देवडी हो, ब्लैक फ्राइडे हो, दंदन गोल हो। सो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जाके मतलब ऐसी ऐसी फिल्मों का मैं पार्ट बना, तो वो एक डिवाइन इंटरवेंशन है। मतलब उसके बाद भी, मतलब उसके बाद अगर 24 सीजन 1 हमारे फिल्म इंडस्ट्री का सबसे पहला सीरीज है जो करेक्ट टेलीविजन में आया था। करेक्ट 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 तो सीरीज का पहला सीरीज वही था 24 पहला वही सीजन था। में, तो उसमें भी मैंने काम किया था। तो लकीली आई वाज ऑलवेज प्लेस्ड here and there in some films that will be remembered बड़े throughout the बुजुर्ग कहते हैं ना generation. अच्छे लोग के संग अच्छा होता है, तो आपके लिए इसीलिए अच्छा हो रहा है। हाँ, शायद ये एक्चुअली इट्स लाइक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई ऑलवेज से दैट। दादा कई लोगों को आपने ट्रेन किया है, एक्टिंग की ट्रेनिंग भी दी है। हाँ, मतलब ट्रेनिंग मतलब क्या, ये मैं वर्कशॉप, हम कहते हैं कि वर्कशॉप जब हम करते हैं तो मतलब इट्स लाइक इट्स अ गिव एंड टेक। मतलब इट्स लाइक इट्स अ गाइडिंग, इट्स लाइक something I might know and I can share it with you and it might help you, uh, knowing each other. So इस तरीके से, so वो प्रोजेक्ट बेस्ड मेरे को बुलाए जाते थे, तो मैं जाता था, मैं काम करता था, कभी किसी के साथ 10 दिन, कभी किसी के साथ 15 दिन, 30 दिन। सो एक्टिंग तो एक्चुअली आप एक्टिंग तो सिखाई नहीं जाती है। मतलब बिल्कुल एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप मतलब आप पैदा होते ही करते हो। मतलब कि आपको स्कूल नहीं जाना है, तो मेरे मेरे मुझे याद है, मेरा जो बेटा है उसको स्कूल नहीं जाना, तो वो अजीब से शिवर शुरू कर देता था और उसके बाद उल्टी कर देता था, और उसके बाद उसको बोला कि ठीक है आज स्कूल नहीं जाना, 1 सेकंड में ठीक। तो सो इट एक मैकेनिज्म आपके अंदर तैयार होता है बचपन से झूठ बोलने का, कि आप मतलब आपको अचानक आपको बोले कि क्या रे तेरे हाथ में, तो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तो आप तुरंत हाथ को पीछे ले जाते हो। मतलब हाइडिंग सम काइंड ऑफ यू नो नॉट टेलिंग द ट्रूथ, तो लाई, तो ये झूठ की दुनिया है जो आप एक चीज को बना के आप, जैसे कि मैं ज़ाती ज़िंदगी में लायक नहीं हूँ, हाँ लेकिन मैंने लायक प्ले किया, तो मैंने बहुत कुछ छुपाया, बहुत कुछ उजागर किया, बहुत झूठ बोला, झूठ को कन्विंसिंगली बोला। सो दैट इज ऑल अबाउट। एंड हाउ डिड द लेडी चार्म केम इनटू योर लाइफ? लेडी चार्म एनएसटी में ही मुलाकात हो गई थी। मेरे से जूनियर थी मेरी वाइफ, तो हमारा प्यार हुआ। सो उस टाइम तो ये क्योंकि जब अपना न्यू एंट्रेंस होते थे एनएसडी में, तो मैं रेपर्टरी कंपनी में काम कर रहा था। तो रेपर्टरी कंपनी में जितने भी प्लेस होते थे तो मैं काम करता था उसमें, कुछ प्लेस में मैं मेन लीड करता था, तो वो देखने के लिए आते थे। तो वो एक जान पहचान वहाँ से, जूनियर सीनियर, जूनियर सुपर सीनियर, तो वहाँ से ऐसे करते करते फिर बातचीत आगे बढ़ी, और फिर आज तो बस हो गए 25 साल, ऑलमोस्ट 25 साल होने वाला है, 20-22 साल हो गए। बहुत ही अच्छी इंसान है वो भी। बहुत सुना मैंने उनके बारे में। दादा एक वो जैसा आपने बताया, जैसे वो एक स्ट्रगल का दौर भी था आपका, और आज एक साईं बाबा की कृपा से आपका बहुत अच्छा घर है। उससे इस तक पहुंचने का सफ़र कैसा था, कितना डिफिकल्ट था, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको लगा कि नहीं यार मैं वापस चला जाता हूँ, इन सब चीज़ों से आप कैसे निकले? सो बेसिकली द मोटिव ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि जो जब आप डिसहार्टन हो जाते हैं, हाउ टू रिकवर इट बाय योर स्टोरी, बाय योर लाइफ नहीं, मैं जर्नी। वापस कहाँ जाना है, वापस
मतलब मैं तो कहीं मतलब ऐसा तो मैं कहीं गया ही नहीं कि मैं जो वापस चला जाऊँगा। आई एम ऑलवेज़ हियर, आई एम इन इंडिया। मेरे देश में मैं हूँ। सो मैं या तो मैं मुंबई मेरा शहर है, मुंबई में रहता हूँ, कलकत्ता ही मेरा शहर है, वहाँ भी मैं रहता हूँ। तो मतलब वहाँ भी मेरे पिता पिता मामी पापा, मेरी बहन वहाँ भी है, वो मेरा घर है। यहाँ भी मैं हूँ, यह भी मेरी बीवी बच्चे सारे हैं। तो मैं इधर कहीं तो गया ही नहीं, मैं इधर ही हूँ। तो तो वापस जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और डिसहार्टन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होंगे, आपके मूड में उतार चढ़ाव होते हैं, आपके लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, आपको वेदर के हिसाब से उतार चढ़ाव होता है आपका मूड का, कि आपको बहुत गर्मी में आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, या आपका मूड ऑफ हो जाता होगा, या अचानक बारिश आ गई, मौसम ठंडा हो गया तो आपका मूड अच्छा हो गया होगा। तो तो ये सब तो उतार चढ़ाव है लाइफ पे, छोटी मोटी चीज़ों में उतार चढ़ाव है, तो बड़ी बड़ी उतार चढ़ाव तो क्या बात है उसकी। तो मतलब जो आप अब एक रास्ते में निकले तो रेगिस्तान भी आएंगे, पानी भी आएगा, तूफान भी आएगा, और सूखा भी पड़ा होगा कहीं। तो लेकिन आपको तो गुजरना है, तो राह ही है, राह चलते रहना है। तो मैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कभी ज़िंदगी में ग्लोरीफाई नहीं किया। वेरी नाइस। तो ऐसे चीज़ों को ग्लोरीफाई करना थोड़ा सा वो है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना देना होता है अपने आप को। इतना इम्पोर्टेंस आप खुद को नहीं देना चाहिए। दादा, सेट पे जब आप पहुंचते हैं तो सेट पे किस तरीके का माहौल होता है? अक्सर शूटिंग के सेट पे जब एक बड़ा स्टार होता है। यार शूटिंग का माहौल पता नहीं, मैं यही मतलब इसी का ही एक मैं तुमको आगे एक माहौल के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार मुझे सेट का माहौल फर्क नहीं पड़ता है, मतलब क्योंकि माहौल कैसा भी हो, गर्म हो, ठंडा हो, ये हो वो हो, क्योंकि मैं अपने माहौल में रहता हूँ। अगर सेट का माहौल बहुत अच्छा हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, कि मैं बहुत अच्छी तरह से घुल मिल सकता हूँ सबको। ये अगर सेट का माहौल ख़राब भी हो ना, तो मैं अपने आप को ऐसा विड्रॉ करके रखता हूँ उस माहौल से कि मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मैं सिर्फ अपना काम ही करता हूँ, अपनी दुनिया में रहता हूँ। सो इट इज़ ऑल अबाउट। बट दिस इज व्हाट यू हैव लर्न थ्रू योर एक्सपीरियंसेस। बट इनिशियल डेज पे इनिशियल डेज पे जो लर्निंग फेजेस थे, अभी भी लर्निंग फेजेस है, अभी भी तो लर्निंग तो चल ही रही है, 24/7 चलता है भाई। ये तो लर्न एंड अनलर्न, ये तो मतलब प्रोसेस ही है कि ये जो मैंने आज तक करता आया ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो अचानक आपको एक दिन याद कि नहीं नहीं ये तो आज से ये करूँगा ही नहीं कभी। तो अचानक आपको कभी ना कभी ये ऐसा महसूस होता है कि यार ये करना चाहिए, ये मैंने अच्छी चीज़ सीखी आज। तो ज़िंदगी भर आप सीखते रहते हो, हर टाइम आप सीखते रहते हो। तो मैं भी मतलब बड़े बड़े लोगों के साथ काम किए, नए नए यूनिट्स में काम किए, हर रोज़ नए यूनिट में जाता हूँ, हर तरीके के लोग मिलते हैं। ऐसे थोड़ी ना मिलते सब ओवरवेलमिंग लोग मिलते हैं, ऐसे भी नहीं मिलते। कभी कभार ऐसे लोग मिलते हैं कि जो मतलब जिनके एटीट्यूड से आपको लगता है कि अरे तू आया क्यों, कि कौन है तू, मतलब क्या चाहिए, मतलब उनके फेस ही ऐसे होता है। तो आप भाप भी जाते हो ऐसी चीज़ों को, कि बिकॉज आप तो अभिनेता हो, और अभिनेता मतलब कि आपकी तो पूरी स्टडी साइकोलॉजिकल स्टडी है, क्योंकि आप तो किरदार को जांचते हो, परखते हो, उसके अंदर वो ऐसा क्यों है। आप तो रैशनलाइज करते हो ना, कि एक आदमी का आपको कोई आप किरदार कर रहे हो, किरदार के बारे में बोला गया ये कैरेक्टर ऐसा करता है, तो सबसे पहले आपके जहन में एज एन एक्टर तो ये सवाल तो आता है, ये ऐसा क्यों करता है, तो ये कब से करता है। तो ऐसे करते 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 अब हम लोग सारे बैक स्टोरीज खंगाल खंगाल के उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी निकाल के लेके आ सकते कि कब हुआ ये सब, मतलब कैसे हुआ। तो हमको तो सब कुछ पता चल जाता है, तो मुझे तो सब कुछ पता चल जाता है। मैं तो बहुत पता करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इंसान जजमेंटल तो होती है, हर एक बिल्कुल इंसान जजमेंटल होता है। जो बोलते हैं कि आई एम नॉट अ जजमेंटल इंसान, तो ये वो झूठ बोलता है। झूठ बोल रहे हो। इंसान जजमेंटल होगा ही। सो आप अपने जजमेंट को कितना खुद के अंदर रख सको, दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैनकाइंड। तो आप इतना जजमेंटल ना हो जाओ कि आप आप किसी के प्रति आपका भाव
ये सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंट हो जाए ताकि वो हर्ट कर जाए, उसको हर्ट कर जाए। अदरवाइज मुझे तो पता चल जाता है कि यार कौन कैसा इंसान है, कौन कैसा चल रहा है, कितना चल रहा है, तो मैं उस हिसाब से सबको भाप के मैं अपनी दुनिया में रहता हूँ। द टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सेट वो क्या होता है? जैसे कोई बड़ा स्टार है तो उसके संग एक अलग, और जो ये तो होगा, ये तो होता ही है, ये तो ऑब्वियस है। ये तो बहुत बहुत आज के तारीख में बहुत प्रोडक्शन हाउस है हम्म, जो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर है। एक मतलब बहुत बहुत सारे लोग करते हैं, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। जैसे हम्म, राइजिंग मंगल पांडे हमने किया है, हम एक साथ बैठ के खाना खाते थे, बिल्कुल बहुत मज़ा आता था सब कुछ। मतलब वो तो कभी कभार क्या होता है, वो एक वो एक इंडियन स्ट्रक्चर है, एक हायरार्की वाला एक स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर से निकलना बहुत थोड़ा सा मुझे लगता है कभी कभार मुश्किल हो जाता है। वो तो होता रहता है, वो हर एक सेट में नहीं होता है कि कुछ कुछ सेट पे ऑफ कोर्स होता है, लेकिन आजकल बहुत कम है वो चीज़ें, क्योंकि अभी अभी थोड़ा सा वो थोड़ा कम्यून इकट्ठे एक टीम जैसा कोशिश करते लोग ऑफ कोर्स। मतलब अब की जो जनरेशन है वो ज्यादा घुलने मिलने वाली गले है। गुलने मिलने वाले और जो जो थोड़ा सा रैशनल है, जो मॉडर्न है, जिनको थोड़ा सा जो पढ़े लिखे हैं, उनको तो थोड़ा समझ में आता है कि द फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट एवरीवन, because it is a borrowed art form. It is not just actors we are just mere component of the film। बाकी कैमरा है, विजुअल्स है, साउंड है, एडिटिंग है, म्यूजिक है, प्रोडक्शन डिजाइन है, हम्म, तो हर एक डिपार्टमेंट से अपने आर्ट को बोरो किया हुआ है। और वो बोरोड आर्ट जब एक जगह में सारे फ्रैगमेंटेड आर्ट एक जगह में जोड़ते हैं, तब वो कोहेसिव एक ऑर्गेनिक यूनिटी बनती है, तभी वो फिल्म बनती है। नहीं तो आपका बीजी भी खराब हो जाए तो पिक्चर खराब हो जाएगी। बिल्कुल आपका आउट फोकस, सारे शॉट आउट फोकस होगा तो कोई नहीं देखने आएगा। बिल्कुल। सो सारी चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे खराब एक्टिंग करोगे तो कोई नहीं देखने आएंगे, हम्म, खराब कहानी होगी तो कोई नहीं देखने आएंगे, खराब डायरेक्शन होगा तो कोई नहीं देखने आएंगे, तो कोई भी चीज़ खराब नहीं हो सकता, बिकॉज एवरी थिंग शुड जेल टुगेदर। और जब ये कोई भी चीज़ अलग दिखता है आपको, इसका मतलब वो फिल्म जेल नहीं कर पाया। समझ गए आप? मतलब मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ अब वो अलग से अगर नज़र आ रही है ना पिक्चर में, तो उसका मतलब वो वर्क नहीं कर रहा। पर दादा एक फिल्म जब बनती है तो उसके पहले कई स्क्रीनिंग के दौर से गुजरती है। मतलब उसमें एक्टर्स भी देखते हैं, प्रोड्यूसर्स देखते हैं, डायरेक्टर देखता है, टीम देखती है। तब नहीं रियलाइज हो जाता कि यार ये फिल्म नहीं जा रही है उस दिशा में, होता है या बट उसमें जजमेंट में कैसे गलती होता होती है? है पर होता है पर होता है पर कभी कभार ऐसा होता है ना, पर आप इतना मुंहबद्ध हो जाते हो, आप अपने इतने मोह मोह में आ जाते हो अपने क्रिएशन के प्रति, आपकी ऑब्जेक्टिविटी भी खत्म हो जाती है कभी कभार। तो आपको पता तो चल जाता है, कभी कभार पता चल जाता है, उसके बावजूद भी आप बार बार उसको यही साबित करने की कोशिश करते हो कि नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा है। लेकिन एंड ऑफ द डे ऑडियंस ऑडियंस जजमेंट देती है। ऑडियंस जजमेंट देती है, तो ऑडियंस आपको बता देती है कि ये चीज़ें भाई मेरे को अच्छी लगी, ये नहीं अच्छी लगी, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं एंड हमेशा बोलता हूँ कि मेरा आर्ट जब पब्लिक डोमेन में चला गया, तो मैं कभी उसको ये नहीं बता सकता कि उस दिन मेरा 104 बुखार था, मैंने उस बुखार में ऐसा तड़पता हुआ आया और आके बिल्कुल पसीना छूट रहा था, मैं शूट कर रहा था लगातार, पूरी रात शूट की, 4 रातें सोई नहीं मैंने। बेसलेस है। इस पब्लिक डोमेन में गई तो गई। सो सो दादा मैंने ना मेरे घर में उस दिन काफ़ी सैड माहौल था। जिस दिन आपकी मॉम के साथ, मॉम एक्सपायर हुई थी एंड यू वर शूटिंग समवेयर आउटसाइड, टर्की और में। आप पहुंच नहीं पाए थे। दादा ये जो एक होता है ना, चलिए मतलब आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप एक्टर हैं, सब कुछ है, लेकिन एक माँ के प्रति जो प्यार होता है, और उस समय जब आप पहुंच नहीं पाए, लिटरली आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू ऑन कैमरा, हमारे घर में उस दिन बड़ा सैड माहौल था कि यार दादा के संग ऐसा हुआ। दादा आपने कैसे अपने आप को उससे झेला? क्योंकि मैं नहीं झेल सकता था ये चीज़। यार वो झेलना क्या है, वो तो भवितव्य है, मतलब वो तो एक दिन ना एक दिन होना ही है, मतलब। और ये वो कड़वा सच है दुनिया का सबसे ज्यादा, मतलब आप, क्योंकि वो इट्स लाइक इट इज नथिंग इन योर हैंड एंड। और लेकिन सबसे
अजीब बात यह है कि वो ऐसा टाइम में हुआ है जिस टाइम में मैं सारे बॉर्डर्स क्लोज्ड है और हम लोग टर्की में इसीलिए शूट कर रहे हैं कि बिकॉज इंडिया में सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, क्लोज्ड है और बाकी जगह में आप कहीं शूट नहीं कर सकते हो, सब कुछ क्लोज थे, सारे कोविड टेस्ट बार बार हर जगह से हर जगह जाओ तो कोविड टेस्ट। तो वहाँ आपको एक कोई कॉम्बिनेशन बिठाना भी हो कि आप वो हिंदुस्तान कैसे आएंगे, उसमें भी 3-4 दिन लग जाते हैं और ऊपर से आप ऐसे स्टेट में हो जहाँ 50 दिन आप 75% आप शूट कर चुके हो, तो ऐसी जगह में उस छोड़ के भी नहीं आ सकते हो उस सेट को, क्योंकि कैसे छोड़ के आओगे, बिकॉज दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिनिश द फिल्म, बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। कौन सी फिल्म थी वो? ये तिरंगा तिरंगा। तिरंगा कोड नेम तिरंगा, जो अभी नेटफ्लिक्स में टर्की में कर रहे थे। बट को एक्टर्स परिणीति वाज फैंटास्टिक, वो दिन भर मेरे साथ बैठी रही, मतलब मेरे को तसल्ली देती रही। डायरेक्टर रिभु दास गुप्ता बैठा रहा, रजत कपूर दिन भर बैठे रहे। और कोप अप करना क्या होता है? कोप अप करना इट इज बेसिकली यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू कैन डू एनीथिंग। बट वो दिमाग एकदम से मतलब स्क्रू अप हो जाता है। आप वो तो दैट इज अ फिजिकल फैक्ट, दैट इज आप कुछ नहीं कर सकते उसका। उसके लिए सबसे बड़ा कोप अप करने के लिए वही मैंने सबसे बोला था कि रिव्यू ने बोला था कि आज का रात का शूट कैंसिल कर देते, तो मैंने बोला कोप अप का बेस्ट आइडिया ही वही है कि रात का शूट करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, रात का शूट करना पड़ा ना, किया ना मैंने, तभी तो कोप अप कर पाएंगे। यू शुड मूव ऑन एक्चुअली, बिकॉज व्हेन यू कैन नॉट डू एनीथिंग देन डू समथिंग व्हिच इज कंस्ट्रक्टिव। सो ट्रू। या सो अब रो के आपका अब रो जितना रोना था रो चुके। रोना तो जिंदगी भर का भी है, बिकॉज इट्स एन इटर्नल वॉइड। माँ का जाना मतलब ये तो एक वॉइड है, खालीपन है, मतलब वहाँ कोई नहीं भर सकता, वो तो जिंदगी भर का है। तो उस टाइम क्या करोगे? उस टाइम डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव, है ना, और क्या करोगे? सो दैट इज हाउ यू कोप अप। You are a strong man. Strong young man. I can say. I don't know. I don't think that I'm a very strong man because I don't know, emotions बहुत strongly play करते हैं मेरे अंदर। दादा इंडस्ट्री पे आते हैं। आप मानते हैं कहीं ना कहीं OTT आने के बाद से कुछ माइनस है कुछ प्लस भी है, जैसे कि अब OTT आने के बाद उन स्क्रिप्ट्स को भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उन एक्टर्स को भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और उन नए डायरेक्टर्स को भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए, जो कि थिएटिकल पे नहीं मिल पा रहा था बिकॉज ऑफ कि बॉक्स ऑफिस क्या आएगा उससे प्रोड्यूसर डर रहा था। हालांकि OTT अब एट करेंट दौर पे वापस OTT भी उसी दौर पे आ गया है कि बड़ा प्रोड्यूसर बड़ा वो, बट इनिशियली OTT वाज अ गुड। हाँ, मतलब इनिशियली OTT when OTT came up, it came up with fresh content, the content driven industry as a content driven industry, and there are a lot of talented good directors, actors, technicians जिनको फिल्म करने का मौका नहीं मिल रहा था, जो टेलीविजन में मिसफिट थे, तो ऐसे कुछ लोग थे जिनको कुछ नया करना भी था, तो ऐसे कुछ लोगों ने मिलके ये सब शुरू हुआ कि अच्छे कंटेंट लेके आओ। तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे अब OTT ने भी अपना स्टार क्रिएट किया कि OTT में भी ऐसे लोग आना शुरू हुए, ऐसे लोग दिखते रहे और ऐसे लोग काम करते रहे, फ्रेश टैलेंट, न्यू फेसेस। अब वो भी OTT के स्टार बन गए। अभी दे आर ऑल्सो OTT हैव मेड देम स्टार एंड OTT के स्टार है वो अभी, ठीक है। अब नाउ बिकॉज आफ्टर द कोविड लोगों ने थिएटर में जाना बंद कर दिया, थिएटर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव वेंचर भी हो गया थिएटर। अभी आज की तारीख में थिएटर जाना मतलब कम से कम 2000 तो 2 आदमी के लिए लग ही जाता है आराम से। सो आपको जाओ, थोड़ा सा नाचो खाने का भी मन करता है, थोड़ा सा पॉपकॉर्न तो खाती है आप, कभी कभार आपको लग रहा है कि यार पिज्ज़ा भी मिल रहा है तो ये थोड़ा पिज्ज़ा भी मंगवा दो यार। तो एंड ऑफ द डे तो आपका एक फिल्म देखने का मतलब वो सारी चीज़ें हैं वो। फिर लोग वैसे
अभी उन्होंने, मुझे लगता है कि अभी लोग वैसी चीज़ें वंस इन अ मंथ कर लेंगे चलो। तो पहले जो हर एक मूवी रिलीज पे एक घर का एक रिचुअल होता था, आज ये फिल्म लगी है चलो ये देख के आते हैं, वो फिल्म लगी है चलो ये देख के आते हैं। तो अभी क्या हो गया, अभी वंस इन अ मंथ हो गया, किसी किसी फैमिली का मतलब वंस इन लाइक नो ईयर हो गया भाई। वेरी ट्रू। तो बोले कि यार यार इस साल एक बार एक भी पिक्चर नहीं देखा, अभी आज तो इस बार इस दिन में जाके देख के आ जाएंगे, हमारे एनिवर्सरी में देखेंगे, क्योंकि वो वेंचर हो गया अभी एक, मतलब ना कि यू हैव टू सेल आउट क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी करेक्ट। फॉर दैट। तो वो भी एक कारण है, तो जिसके चलते वो लोग जा ही नहीं रहे, और उस तरीके से रिलीजेस भी नहीं हो रहे, और वो चल भी नहीं रहा, और लोगों को ये भी है कि कुछ दिनों बाद तो ये तो आ ही जाएंगे ओटीटी में। करेक्ट, बहुत सही। कुछ दिनों बाद ये ओटीटी में आ जाएंगे, वही देख लेंगे, है ना। जहाँ जहाँ 600 रुपये में एक टिकट आता है, वहाँ 600 रुपये में एक साल का मेंबरशिप आएगा। सही बात है। इसके साथ साथ मैं और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकता हूँ। तो ये अब क्या मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री जो होती थी, तो वहाँ भी लोगों को पता है ऐसी चीज़ें कि यार, बिकॉज इंडस्ट्री तो ग्रो करना ही है, इंडस्ट्री इसी में तो इंडस्ट्री काम करें, और ये ऐसा तो कहीं है ही नहीं कि ये तुम्हारी जगह है या तुम काम नहीं काम करो, ये मेरी जगह है या मैं काम करूँगा, ये तो किसी ने नहीं बोला। बिल्कुल। बिकॉज ये हमें सबकी जगह है, मतलब जो एवरीबडी इज वेलकम, बिकॉज दिस इज आर्ट फॉर्म। तो इसीलिए अभी ऑफ कोर्स इनएविटेबल है, मतलब ये तो अभी यहाँ भी वो स्टारिज्म, प्रोड्यूसर्स, सेलेबल एक्टर, ये एक्टर, वो एक्टर, ये सब इधर भी आ जाएगा। आ गया है, आ मतलब गया मोस्टली तो आ आ ही गया गया आ है। गया आ गया अब आज की तारीख में ओटीटी अप्रूवल लेना ही अपने आप में एक आ टफ गया डील है। आ गया, ऑफ कोर्स आ गया। इससे आप बच नहीं सकते, इससे आप बच नहीं सकते, बट हमारा मकसद ये होना चाहिए कि ये जो कंटेंट हमने एक अच्छा क्रिएट करना शुरू किया था, कम से कम ये चलता रहे, ये सिलसिला चलता रहे, मतलब वही रन ऑफ द मिल में ना घुसे फिर से। दादा, आप जब कोई फिल्म साइन करते हैं या फिर आप कोई स्क्रिप्ट अगर ओके करते हैं, तो आप उसमें ओवरऑल स्क्रिप्ट देखते हैं या फिर आप ये देखते हैं कि मेरा कैरेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है या मेरा कैरेक्टर किस हिसाब से इम्पोर्टेंट है इस स्क्रिप्ट? सबसे पहले तो मैं कहानी देखता हूँ, सबसे पहले मैं कहानी देखता हूँ, कहानी देखने के बाद फिर मैं अपना किरदार देखता हूँ ऑफ कोर्स, और मैं ये देखता हूँ कि अब मेरे मेरे किरदार कितना कितना एक्टिव है फिल्म में। किरदार होता है, कभी कभार ये होता है कि आप प्राइमरी रोल है, आप बहुत बड़ा रोल है, आप शुरू से लेकर अंत तक है, लेकिन वो पैसिव है, मतलब एक कुछ कर ही नहीं रहा है, मतलब इट्स लाइक इज जस्ट मतलब उस कैरेक्टर को अगर हटा भी दो तो कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जोड़ दो तो पंच लाइन ऐड कर रहा है, तो आपको पता ही चल जाता है कि ऐसे कैरेक्टर्स का कोई मतलब ही नहीं होता। तो मूवी मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि किरदार देखता हूँ, और फिर ये भी देखता हूँ कि ऑनसम्बल भी देखता हूँ कि आसपास इर्द गिर्द और कौन कौन से किस तरीके के एक्टर्स है, कौन कौन काम कर रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्रुप क्या है, मतलब कि विजन क्या है डायरेक्टर किस तरीके के एक्टर्स के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। मनी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ऑफ कोर्स, बिकॉज एंड ऑफ द डे घर भी तो चलाना होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बैंक में नौकरी करता हूँ और पार्ट टाइम ये करता हूँ। तो वो भी एक एस्पेक्ट है, तो वो देखना पड़ता है। और आज की तारीख में सबसे पहले देखना पड़ता है कब करोगे, डेट्स भी देखना पड़ता है कि आप ये करना कब चाहते हो, क्योंकि वो डेट्स क्लैश हो जाते हैं बहुत सारी टाइम, क्योंकि मैं थोड़ा येस मैन टाइप का आदमी हूँ, मैं ज़्यादातर लोगों को हाँ बोलता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं ना बहुत कम बोलता हूँ, और ना तभी होता है कि मतलब अगर डेट्स नहीं मिले, रोल में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कुछ, मतलब जितना अगर करने के लिए जितना मेरे को एफर्ट लेना पड़ेगा, जितना मेरे को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उतना मेरे को वर्थ इट नहीं लग रहा है। अदरवाइज मैं येस मैन हूँ, मैं बहुत शॉर्ट फिल्म करता हूँ, मतलब अभी भी मुफ्त में शॉर्ट फिल्म कर देता हूँ मैं कभी कभार। सो मतलब मैं, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए, मतलब कि बंदा रियली पता चल रहा है कि ये सचमुच में कुछ करना चाहता है। तो ऐसे कभी कभार ऐसे भी धोखा भी हुआ है कि कर दिया, उसके बाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कुछ नहीं कर पाया उस प्रोजेक्ट के साथ, रिलीज ही नहीं हुआ। एक पिक्चर बनाई थी एक लड़के ने, उसके बाद उसने कुछ कर नहीं पाया, फिर वो
पता चला कि वो घर भी चला गया, उसकी शादी भी होगी तो बच्चे भी हो गए। तो मैंने बोला यार तेरा पैशन, तेरा ड्राइव, और मैंने इतने टाइम पे बर्बाद किया, उसका क्या होगा। तो ऐसे भी होता है। तो क्या कर सकते हैं आप, कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको भी तो लगता है ना कि रेसिप्रोकेशन होना चाहिए कि एक दिन मैं भी न्यू कमर था, मुझे भी किसी ने चांस दिया है, सो तो मैं भी किसी के साथ काम करूँ, क्योंकि हर कोई तो ना बोल देते हैं। हाँ कौन बोलता है, इनको तो हाँ कोई नहीं बोलता है, इनको तो ना ही बोल देते सब कुछ, तो कोई तो हाँ बोले। सो स्वीट ऑफ यू। तो मैं हूँ नहीं स्वीट, मतलब क्या, मुझे भी लगता है कि यार ठीक है, कुछ तो नया है, मतलब कुछ तो नया होगा, कुछ तो एक जनरेशन, न्यू जनरेशन के साथ काम करने का कुछ एक आइडिया, कुछ नए आइडियाज मिलेंगे, कुछ नए पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे। इट्स अ गिव एंड टेक आल्सो, वेरी ट्रू। रेसिप्रोकेशन इन द ये बट बहुत कम लोग ये बात को समझ पाते हैं कि देने पे ही मिलेगा। हाँ मतलब घर में मतलब खाली बैठे रहने से किसी के साथ कुछ काम करूँ, कंस्ट्रक्टिव करूँ, मतलब you cannot, when you cannot do anything, the same thing, when you cannot do anything, then do something constructive. वेरी ट्रू। दादा, एक एक्टर और एक स्टार में क्या अंतर होता है? आपने एक स्टार्स के संग भी काम किया है, कई स्टार्स के संग काम किया। हाँ, आई डोंट नो, मतलब स्टार्स तो मतलब स्टार्स एक मेंटेनेंस है एक्चुअली। वाओ, नाइस। स्टार्स बेसिकली एक मेंटेनेंस है। अगर आप वो मेंटेनेंस में है तो आप स्टार है, तो बहुत बड़ा खर्चा है। हाँ, बहुत खर्चा है, तो मुश्किल है। और एक एक्टर, वो भी ऐसा भी नहीं कि स्टार्स एक्टर नहीं है, लेकिन अब, और एक्टर स्टार नहीं बन सकते, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन स्टार बनना और होना एक बहुत बड़ा मेंटेनेंस है, बहुत खर्चा है। बाकी हम जैसे लोग ठीक है, कम खर्चा है। बट आपको नहीं लगता अगर आपकी भी तमन्ना होती स्टार बनने की तो तो मुझे भी लोग स्टार बोलते हैं आजकल, बोलते अच्छा। दादा आप तो स्टार हो दादा। मैंने बोला कि यार खर्चा कम है। कम खर्चे में स्टार बन गया है। बट दादा, कहीं ना कहीं इसका एक वो भी है कि आपको अक्सर नॉमिनेशन मिलता है, अवार्ड नहीं मिलता। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अवार्ड एंड रियलिटी ऑफ अवार्ड हैज बीन सेड बाय मेनी पीपल कि अवार्ड में आओ, प्रेजेंस दो, अवार्ड मिलेगा, परफॉर्मेंस दो, अवार्ड मिलेगा। आप मना कर देते हो? क्योंकि एंटरटेनमेंट ना, अवार्ड भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट हो चुका है ना। तो अवार्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपका अवार्ड भी एक इवेंट है, सो वही सारी चीज़ें तो है। वो कभी कभार टाइम होता है तो कभी आदमी चला जाता है, कभी कभार आपका नॉमिनेशन भी मिलता है लेकिन आपको अवार्ड नहीं मिलता, बिकॉज वो लगता है कि यार इसको अवार्ड देके कोई फ़ायदा नहीं, इसको अवार्ड दे दो थोड़ा सा ज़्यादा फॉलोअर्स है और समथिंग ना। मुझे नहीं पता कि यार ऐसा बहुत कुछ होता होगा, बहुत नहीं, कुछ। मैं आपकी बात, नेटफ्लिक्स की अगर आप मेजर सीरीज उठाइए, सबसे बढ़िया सीरीज उसमें आप हैं। मतलब नेटफ्लिक्स आपको एज ए एक्टर पसंद कर रहा है। अमेजोन की आप सबसे बेस्ट सीरीज उठाइए, उसमें आप हैं। अमेजोन भी आपको पसंद कर रहा है। सोनी लिव की आप उठाइए, उसमें भी आप हैं। तो आपको सोनी लिव भी पसंद कर रहा है। बट ये अवार्ड के टाइम पे आप कौन सी परफॉर्मेंस मना कर देते हैं, या आप क्या कर देते हैं कि आपको? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देख, अवार्ड की इम्पोर्टेंस है। मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगा कि अवार्ड की इम्पोर्टेंस नहीं है। अवार्ड की इम्पोर्टेंस बहुत है लाइफ में, एंड बिकॉज एंड ऑफ द डे देखो, मनी फेम ये सब आपका बाई प्रोडक्ट होता है इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में, तो परफॉर्मिंग फील्ड में। तो परफॉर्मिंग फील्ड में आपको आगे लेके जाता कौन है? आपका वैलिडेशन। कोई आके जो पीठ थपथपा के बोले कि यार भाई तूने बहुत कमाल का काम किया, अच्छा, तो आपको लगता है कि यार चलो एक आदमी तो आके बोला यार, है ना, तो ये तूने बहुत अच्छा काम किया यार, बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू यार, बड़ा मजा आया। तो अवार्ड ही वही है, मतलब अवार्ड रिवॉर्ड सारी चीज़ें वही है। मतलब आपको कोई आके ऐसा आपके हाथ में ऑस्कर देके बोलता है कि बॉस तूने आउट ऑफ द वॉल काम किया है, इसीलिए मैं तेरे को ये दे रहा हूँ, एक्सेप्ट इट। दैट्स वो एक ह्यूमिलिटी है, वो आपका एक हम्बलनेस, आपकी जेन्युइननेस है यार। आप वो अवार्ड मेरे लिए उतना ही प्योर है, उतना ही जेन्युइन चीज़ है।
तो बाकी अवार्ड को लेके जितनी भी पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स है उसमें मेरे को समझ में नहीं आता है, तो मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है। और है भी तो रखो अपने पास, उसमें कोई उसका कोई टेंशन नहीं है। मैं अपने घर में कुकिंग में मस्त हूँ। हाँ, दादा मैं ये अपने कुकिंग का मैं शौक मैं कैसे अपने पड़ा? अपने घर में खाना बनाता रहूंगा और मैं काम करता रहूंगा, हाँ। काम करता रहूंगा। लोगों को पसंद आता रहेगा, वही मेरा रिवॉर्ड है, अवार्ड है। तो ये कुकिंग का शौक कैसे आया आपको? बहुत तारीफ सुनी आपके खाने की। कुकिंग का शौक यार, जब मैं एक्चुअली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकलने के बाद एनएसडी रेपर्टरी कंपनी में काम करने गया था, तो उस टाइम हम लोगों को अकेले रहना पड़ता था, हमारा हॉस्टल लाइफ खत्म हो चुका था। हॉस्टल्स और मिलेंगे नहीं, है ही नहीं हॉस्टल। तो आपको सैलरी मिलती है, आप जाओ अपना घर लो, कपड़े लेकर। तो उस टाइम घर लेके रहना शुरू किए थे और बड़ा मज़ा आता है खाना बनाने में। बाबा, नया नया चीज़ ऐसे हर रोज़ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। कभी कभी कुकर में चावल पूरा फुल फुल करके डाल दिया था और पूरा फट गया। तो ये सब भी हुआ लाइफ में। सो कभी बहुत बड़ा प्लान करके आया, आज बहुत खाना खाना बनाऊंगा, पता चला गैस ही नहीं है। अरे और वो छोटा वाला एक गैस होता था, उसमें एक चूल्हा होता था। हाँ। तो वो फिर जाते थे पटपरगंज के मार्केट में जाके, यार भर दे गैस। बोले अभी नहीं भरेगा कल। बोले अभी नहीं भरेगा, सारा सब्जी खरीद के लेके आया, घर में 4-5 दोस्त आया हुआ है, खाना बनाना है यार, भर दे। तो बहुत रिक्वेस्ट करके फिर थोड़ा सा, अरे यार चल 20 रुपये ज़्यादा ले लो, भर दे यार। फिर वो भर देता था गैस। फिर वो लेके आते थे। बोले कि ये थे कभी वो दुकान के साथ वो सिस्टम होता था कि यार ये रख ले, तू दूसरा वाला हाँ। चूल्हा दे दे। हाँ। तो वो भी करते थे, कभी कभार भरवा भी लेते थे, तो वो चूल्हा देते थे। तो ऐसे भी करके खाना बनाना है, बना के घर में ही खाना बना के खाना है, बाहर बाहर का नहीं खाना। बाहर का नहीं, घर में खाएंगे। घर में बनाएंगे, मटन बनाएंगे, चिकन बनाएंगे, दाल बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे, जो कुछ भी बनाएंगे, राजमा बनाएंगे, चावल बनाएंगे, इधर ही बनाएंगे। और जिस तरीके बनाएंगे, और उस टाइम तो तुमको तो पता ही होगा कि जिस स्टेट ऑफ माइंड में होते थे, तो सब कुछ अच्छा लगता था। सही बात है। तो सारी चीजें, तो सब सब इतना स्वादिष्ट लगता था, खत्म हो जाता था बिल्कुल। तो तो ऐसे 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 धीरे धीरे मुझे पता चला कि यार, फिर दोस्तों ने बोला शुरू किया, यार तू बना यार, तू बहुत अच्छा बनाता है, तू बनाता है यार, तू नहीं बनाएगा यार, तू बहुत खराब खाना बनाता है यार, तू नहीं बनाएगा, तू बना दे, वो तू बना यार। तो फिर वो ऐसा ऐसा शुरू हुआ था। फिर इंटरेस्ट पैदा हुआ बनाते बनाते। तो फिर एक चीज़ है, वो आपको अगर दिल से काम करना है, मतलब सारी चीज़ें, मतलब खाना खिलाने में बड़ा मज़ा आता है, बनाने में बड़ा मज़ा आता है। अभी तो मतलब ऐसा है कि अगर मैं घर में हूँ तो सब कुछ मैं ही करता हूँ। इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए दिल से सोचना चाहिए या दिमाग से? दिलो दिमाग दोनों से सोचना चाहिए। दिल दिमाग दोनों से सोचना चाहिए, बिकॉज बिना दिल के तो काम कर ही नहीं सकते। दिमाग से कैसे काम होता है? फिर दिमाग से, सिर्फ दिमाग से काम नहीं होता। दिलो दिमाग दोनों ही चाहिए कोई काम अच्छा करने के लिए। और दिमाग तो मतलब साथ पे रहता ही है यार। ऐसा थोड़ी ना है कि आप कोई भी चीज़ आपको दिमाग कह रहा है कि ये मत करो तो आप कर ही लेते हो, ऐसा नहीं होता है। दिलो दिमाग दोनों चाहिए कोई भी काम करने के लिए। कोई भी काम करने के लिए आपको आपका प्यार मोहब्बत भी ज़रूरत है, और साथ में साथ ये भी ज़रूरत है कि यार अच्छा तो है, जिसमें ज़्यादा चीनी नहीं डाल सकते हो, ज़्यादा चीनी डालो मीठा हो जाएगा। तो वो कौन बताएगा? वो आपका दिमाग बताएगा। ज़्यादा नमक नहीं डाल सकते यार, खराब हो जाएगा। ज़्यादा मिर्च डालूंगा या लोगों को अच्छा नहीं लगेगा यार। नमक कम भी नहीं पड़ना चाहिए। अरे यार, हींग का स्वाद उतना ही आना चाहिए जितना है, ये दिमाग बताता है आपका। लेकिन दिल तो अच्छा खाना बना रहा है, दिल को खाना बनाना है, तो दिलो दिमाग दोनों चाहिए आपको हर एक काम पे, नहीं तो नहीं होगा। दादा, बॉम्बे में कई यंगस्टर्स आए हुए हैं जो स्ट्रगल भी कर रहे हैं एक्टिंग के लिए, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कई बार वो गलत दिशा में भी भटक जाते हैं या फिर उनको शायद समझ नहीं आता। आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? यार मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि जैसे तुमको बोला कि इंडस्ट्री सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है।
तुम्हारे इस इंडस्ट्री के बाहर भी बहुत एक दुनिया है, उस दुनिया को भी देखो। मम्मी पापा, अपने भाई बंधु, मतलब ऐसा नहीं है कि ये यहाँ 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 तुमको कुछ हासिल नहीं हुआ इसका मतलब तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होगी, ये नहीं हो सकता। तो लगे रहो, पर साथ में बहुत कुछ है ज़िंदगी में। घर में जाओ, खाना बनाओ, दोस्तों के साथ बात करो, उठो बैठो, अपने दोस्त बिरादरी में बीवी बच्चे के साथ बात करो, माँ बाप के साथ बात करो। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और कुछ और कर लो, क्योंकि ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ में अच्छे हो उसका करियर बनता है। आप जो चीज़ करना चाहते हो उसका करियर नहीं बनता। कितनी प्यारी बात कही है सर, इसको थोड़ा सा आप विस्तार में बताइए, बहुत प्यारी बात कही। विस्तार में देखो, मतलब आप जो एस्पायर करते हो उसका करियर कैसे बन सकता है? वो तो आप बनना चाहते हो, तुमको पता ही नहीं कि तुम अच्छी एक्टिंग कर सकते हो कि नहीं, तुमको पता ही नहीं कि तुम अच्छा सिंगर हो या नहीं, और तुम को मानने को अगर तैयार नहीं हो रहे हो कि अगर नहीं यार मुझे वो लेवल की सिंगिंग मैं कर ही नहीं सकता जिस लेवल की सिंगिंग में जाके स्टार बन रहा है, लेकिन आप लगे हुए हो कि आपको करना ही है, करना ही करना ही करना ही करना ही करना ही। तो आप ऐसे भी हो सकते हैं, अब कोई एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत अच्छा कर सकते हो लेकिन उसको नज़रअंदाज करते आए हो, तो शायद वो चीज़ उस चीज़ में तुम करियर बना सकते हो, उस चीज़ में तुम माहिर हो, जिस चीज़ में तुम माहिर हो, जिस चीज़ में तुम अच्छे हो, जो करके तुम पैसा कमा सकते हो, जिस करके तुम वाहवाही कमा सकते हो, तो वही तुम्हारा करियर होना चाहिए ना। कि मैं आज गाना नहीं गा सकता हूँ तो मैं अचानक बोलूँगा कि यार मेरे को एक्टर तो बनना ही नहीं, मेरे को सिंगर बनना है, तो मैं धक्के खाता घूमता रहो घूमता रहो घूमता रहो घूमता रहो। ये भी एक भी एल्बम नहीं आया, कभी छूट-मूट गाना गया, मेरा घर नहीं चल रहा, मैं सोचूंगा यार आई एम अ लूजर, मेरा तो कुछ नहीं हुआ लाइफ में। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो आपको अगर आपको पता चल गया तो आप और सीखो या रेक्टिफाई करो या फिर क्राफ्ट को बढ़ाओ और उसको और पॉलिश करो और अच्छा बनने की कोशिश करो। नहीं तो देयर आर और भी बहुत सारे पैरेलल वर्ल्ड है, बहुत सारी चीज़ें चल रही ज़िंदगी में, उधर भी झाँको। इस इंडस्ट्री में सब कुछ नहीं है। सर सो ट्रू, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। बहुत कुछ सीखा, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, आज मैं बहुत कुछ सीखने वाला हूँ, बहुत कुछ सीखा सर आपसे। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। इन कन्वर्सेशन विद ईशान, प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू।